अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट रियान सरवर और आप शो देख रहे हैं रफ्तार। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कार के बारे में बताऊंगा जो दिखने में तो बैटमैन की कार लगती है, लेकिन है निसान 350Z। तो आए चले उसके ओनर से बात करते हैं और उससे उसकी डिटेल्स लेते हैं। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद है इस ब्लैक डॉट 350Z के ओनर रेहान भाई। रेहान भाई, क्या हाल चाल आपके? अल्लाह करम, आप कैसे हैं भाई? रेहान भाई, शुरू से शुरू करते हैं कि ये गाड़ियों का शौक कैसे आया आपने? यार, मुझे बचपन से ही गाड़ियों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। सही है, मतलब शुरू से ही बहुत क्रेज़ था। पहले मैंने आपका शुरू में जो जैसी सब लोग करते हैं, घर की गाड़ी से शुरू किया, उसको मॉडिफाई किया, व्हील चेंज किए, इनटेक फिल्टर, दिस एंड दैट, बॉडी किट। फिर उसके बाद विद टाइम चीज़ें ग्रो करती रही हैं और विद टाइम अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तक पहुँच गए। तो रेहान भाई, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि पहली गाड़ी कौन सी थी आपकी? पहली गाड़ी जिस पर मैंने सब मॉडिफिकेशन की वो एक एक्स करोला थी, 2006 मॉडल, वाइट कलर की। उसके ऊपर बड़े व्हील्स डाले थे, इनटेक, इंजन रूम प्यारा सा बनाया था उस टाइम के हिसाब से, बहुत प्यारा सा बनाया था, साउंड सिस्टम एंड दिस एंड दैट। उसके बाद फिर कौन सी गाड़ी पे आप गए? उसके बाद जो लोग मतलब कम्युनिटी के लोग मुझे मेरी फोर्ड एस्कॉर्ट की वजह से जानते हैं। बेसिकली वो जो था वो पॉल वॉकर ने फास्ट एंड फ्यूरियस 6 में यूज़ की थी। अच्छा। वो उसका रेप्लिका था जो पूरा का पूरा पाकिस्तान में बना था। काफ़ी टाइम उसके ऊपर लगा, काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगी और उसकी वजह से लोग मुझे आज मेरी कम्युनिटी में जानते हैं। तो उस गाड़ी में ऐसा क्या खास था कि लोग आपकी तरफ मुतवज्जो हो गए और उस गाड़ी को बड़ा फेम मिला और आपको बड़ा फेम मिला उसके थ्रू? वो बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका थी जैसी पॉल वॉकर ने फास्ट एंड फ्यूरियस 6 में यूज़ की। सही है, उसका एक स्टंट का सीन था जिसमें वो पुल के ऊपर से गाड़ी के साथ जंप करता है। ब्लू और वाइट कलर की गाड़ी थी, बिल्कुल सेम वो गाड़ी मैंने यहाँ पे बनाई थी। वही फोर्ड एस्कॉर्ट 1970 के शासी के ऊपर बनाई थी मैंने वो गाड़ी। और उसके अंदर मैंने ऑब्वियसली मेरे पास इंजन अवेलेबल नहीं था, तो जो मेरे पास मार्केट में इंजन अवेलेबल था टोयोटा का 3S GT, वो मैंने सिंगल टर्बो इंजन यूज़ किया था और उसके अंदर LSD डिफरेंशियल और बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैंने बहुत सारी मॉडिफिकेशन की थी। वो प्रॉपर मॉडिफाइड गाड़ी थी, लाइक ज़ीरो से बिल्ड की थी, कि मेरे पास सिर्फ रोलिंग शासी था और उसके ऊपर मैंने पूरी गाड़ी बिल्ड की थी। तो उस पर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट और ख़र्चा क्या आया और उससे आपने जब सेल की तो आपको प्रॉफिट मिला या लॉस मिला? यार, वो पहली गाड़ी थी जो मैंने प्रॉपर्ली बिल्ड की, उसके ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। मोर देन $1 मिलियन की पड़ गई थी वो गाड़ी मुझे, और वो हाफ द प्राइस की मैंने सेल की थी वो गाड़ी। तो ये सारा बेसिकली डिपेंडेंट शौक के ऊपर है कि अगर आप इस प्रॉफिट के उस पर तैयार कर रहे हो, बेस पे तैयार कर रहे हो, फ़ायदा नहीं है। एग्जैक्टली, प्रॉफिट मतलब वो मेरा तो शुरुआत थी, तो उस टाइम कोई प्रॉफिट जहन में था ही नहीं कि प्रॉफिट के ऊपर का प्रॉफिट का सोचा भी जाए। सही है, उसकी अच्छी ऑफ़र लगी, लेकिन मतलब नया शौक था, नहीं बेची। फिर जब बेचने की जब ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा लॉस दे के जाती हैं गाड़ियाँ। अच्छा रेहान भाई, इस खूबसूरत गाड़ी के बारे में बताएं कि इस गाड़ी में क्या खासियत है, ये कब आपने ली, कितनी चली हुई है और कंपनी ने ये गाड़ी कब मुतारिफ़ कराई और ये हॉट फेवरेट क्यों है? ये कंपनी ने 2003 में मुतारिफ़ कराई थी। ये 2004 मॉडल है। ये फुल ऑप्शन वाली है, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक, हीटेड सीट्स और सॉफ्ट टॉप कन्वर्टेबल होती है ये। और उसके अलावा ये गाड़ी जो रेसिंग सीन में मशहूर है वो स्पेशली ड्रिफ्टिंग की वजह से मशहूर है। सही है, ये बहुत फ्रेंडली होती है गाड़ी। सही है, ड्रिफ्टिंग के लिए। सही है, यू कैन लर्न ड्रिफ्टिंग वेरी क्विकली ऑन दिस कार। ठीक है, तो ये पूरे सीन में, ड्रिफ्टिंग सीन में बहुत पॉपुलर है गाड़ी। सही है, और इसके प्रीवियस मॉडल्स भी हैं, ये सारे मॉडल्स मोस्ट ऑफ देम दे आर कॉल्ड फेयरलेडी। सही है, ये आई थिंक सो 35th एनिवर्सरी पे लॉन्च हुआ था। आई एम नॉट श्योर, 35th एनिवर्सरी पे शायद लॉन्च हुआ था। इसमें से 350 था। इसका इंजन 3.5 लीटर होता है, 3500 cc V6 होता है, इस वजह से भी इसको 350Z का बोला गया। इसी में कुछ मॉडल्स आए हैं जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट में आए हैं, उसको फेयरलेडी बोला जाता है। अच्छा, तो इसकी आप मुझे ये बताएं कि जब आपने ये रोड पे निकलते हैं लेके, तो लोगों का रिएक्शन क्या होता है? सर, लोगों का बहुत अच्छा रिएक्शन होता है। अक्सर लोग रुक के मुझसे पूछते हैं कि कौन सी गाड़ी है ये। लोग बहुत खुश होते हैं, मैं भी रुक के लोगों को बताता हूँ और तो लोग बहुत खुश होते हैं गाड़ी देख के। तो आप क्या समझते हैं 30 लाख रुपए एक 2 सीटर कार पे इन्वेस्ट करना ये गलत नहीं है? यार, शौक का तो कोई मोल नहीं होता। सही है, सब शौक की बात है। अच्छा, एक चीज़ और, जब आपने ये गाड़ी ली तो ये इसी तरीके की थी या इसमें आपने मॉडिफिकेशंस की हैं? यार, जब मैंने गाड़ी ली तो ये बिल्कुल सिंपल थी, बिल्कुल स्टॉक थी। इसमें
काफ़ी स्टॉक व्हील्स डले हुए थे, सही है, और इसका फिटमेंट भी इतना करेक्ट नहीं था, सही है। तो मैंने ये 10.5J के व्हील्स डाले। बैक ये स्टैगर्ड सेट ऑफ व्हील्स होता है, इसमें जो पिछला व्हील होता है वो ज़्यादा चौड़ा होता है और आगे वाला कम चौड़ा होता है। आगे वाला इसका 9.5J है, पिछला वाला 10.5J है। और फिटमेंट मैंने करेक्ट किया है। फिटमेंट होती है आपका व्हील और बॉडी का जो एंगल है ना। रेहान भाई मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हमारे व्यूअर्स पूछना चाहते हैं कि इसके पीछे बेसिक लॉजिक क्या है कि आगे वाला छोटा पीछे वाला चौड़ा। क्योंकि गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है ये गाड़ी, इसमें इंजन जो है वो पीछे वाले व्हील्स को पावर देता है, ठीक है। तो जब पीछे वाले व्हील्स पे पावर आ रही है तो हमें ज़्यादा ग्रिप चाहिए होगी पिछले व्हील्स पे, सही है। ये पर्टिकुलर रीज़न होता है वाइडर व्हील्स यूज़ करने का, एट द बैक, स्पेशली एट द बैक वाइडर व्हील्स यूज़ करने का ये रीज़न होता है। रेहान भाई एक बात बताएं, इसके पीछे वाले जो व्हील्स हैं वो इतने टिल्ट क्यों हैं? दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कैम्बर बेसिकली, सही है। कैम्बर दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कैम्बर में अगर ये स्ट्रेट व्हील है, पॉजिटिव कैम्बर इज लाइक दिस, ठीक है। नेगेटिव कैम्बर इज लाइक दिस। करंटली ये क्या नाम है, डिग्री और 2 नेगेटिव कैम्बर हुई है गाड़ी। उसका रीज़न ये होता है बेटर रोड ग्रिप, सही है। वही जैसे वाइडर व्हील्स होते हैं, सही है। और वाइडर व्हील्स अकोमोडेट करने के लिए भी लोग नेगेटिव कैम्बर करते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर अभी मैं इसको बिल्कुल इसका कैम्बर 0 डिग्री पे कर दूं तो ये जो व्हील्स हैं ये फेंडर के ऊपर लगेंगे। तो इस वजह से नेगेटिव कैम्बर किया जाता है वाइडर व्हील्स जो है उनको अकोमोडेट करने के लिए। तो जब आप इसको 102 या 100 से अबव लेके जाते हैं तो इसकी रोड ग्रिप बहुत अच्छी होती है। इसकी रोड ग्रिप बहुत अच्छी होती है, स्पेशली बिकॉज ऑफ कैम्बर एंड वाइडर व्हील्स। अच्छा, ये कन्वर्टेबल गाड़ी लेना और उसको मेंटेन करना, इसकी क्या अलग कॉस्ट है या मतलब ये भी उसी तरीके हार्ड टॉप गाड़ियों की तरह मेंटेन हो जाती है? ये भी हार्ड टॉप की तरह मेंटेन हो जाती है, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है। ये मैं घर पे खुद मेंटेन करता हूँ, कुछ नहीं, रूफ की ऑयलिंग होती है, सही है, ग्रीसिंग होती है, सही है। इसमें जो ना हल्का सा लेस थिकर जो क्या नाम है हमारे पास ग्रीस आता है वो हम यूज़ करते हैं फॉर द रूफ, सही है, ताकि उसके मैकेनिज्म बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर सकें। तो रेहान भाई मुझे ये बताएं, ये चीज़ आपने खुद इस गाड़ी के थ्रू सीखी है या आप इसको स्टडी कर रहे हैं अपने पढ़ाई के थ्रू भी? मैं खुद ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। आई एम इन फाइनल ईयर ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। तो बस विद टाइम मुझे बहुत शौक था। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग मैंने ली ही गाड़ियों की वजह से कि मुझे बचपन से गाड़ियों का बहुत शौक था। तो बस उसमें भी कुछ पढ़ा और कुछ आर्टिकल्स हम खुद से भी मैं पढ़ता रहता हूँ। तो आपने ये गाड़ी ले ली, आप अपना शौक किधर पूरा करते हैं, मतलब गाड़ी को लेके कहाँ जाते हैं? क्योंकि कराची में ऐसा कोई रोड है नहीं जहाँ पे इसको टेस्ट किया जाए, इसके गाड़ी के मज़े लिए जाएं, इसकी ड्राइव को एंजॉय किया जाए, इसकी ड्राइविंग प्लेजर को एंजॉय किया जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? यार यूजुअली हम 2 दरिया ट्रैक या मेरे घर के पास यूनिवर्सिटी रोड है जो अब बहुत अच्छा बन गया है, तो उसी पर रात के टाइम कभी निकाल ली, चला ली, बस यही है। हम मेरी गवर्नमेंट से स्पेशली तमाम रेसिंग कम्युनिटी की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि हमें एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए। हमारे जो बॉयज़ हैं उनके अंदर बहुत टैलेंट है, सही है, लेकिन हमारे पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। हमारे पास कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम अपनी गाड़ियाँ भगा सकें या ड्रिफ्टिंग कर सकें या सर्किट रेसिंग कर सकें या ड्रैग रेसिंग कर सकें। किसी भी चीज़ के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। फिर वही बॉयज़ अगर स्ट्रीट पे करते हैं तो फिर उन्हें क्रिमिनल कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रीट रेसिंग इज़ टोटली नॉट सेफ एंड आई रियली डोंट रिकमेंड इट। लेकिन हमें अगर क्या हमें गवर्नमेंट एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म फराहम करे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत से एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। Exactly. रेहान भाई, हमारे व्यूवर्स चाहते हैं कि जितनी खूबसूरत ये गाड़ी है उतना खूबसूरत इसका इंजन भी होगा, तो वो प्लीज़ हमें दिखाएं। श्योर, आइए मैं आपको इसका इंजन दिखाता हूँ। ध्यान में आपको इसके इंजन की कुछ डिटेल्स बताता हूँ। दिस इज़ अ 3.5 लीटर V6, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया ये रियर व्हील ड्राइव होता है। ये 280 हॉर्स पावर पे कंपनी से क्लेम जो आता था 280 हॉर्स पावर आता था, सही है। उसके अलावा इस पर्टिकुलर इंजन पे K&N का एयर फिल्टर सिस्टम लगा हुआ है। सर ये K&N का रिस्पॉन्स कैसा है एयर फिल्टर का? K&N इज द बेस्ट कंपनी फॉर एयर इनटेक सिस्टम्स, ठीक है। इसके रेप्लिकास भी मार्केट में बहुत अवेलेबल है, लेकिन दिस वन इज एन ओरिजिनल वन, ठीक है। तो ये आपने इंपोर्ट करा है या आपको इधर से अवेलेबल मिल गया आराम से? ये ऑब्वियसली इंपोर्ट करा है मैंने। यहाँ पे ओरिजिनल जो है वो अवेलेबल नहीं होता। मार्केट में जितने भी हैं वो चाइनीज़ कॉपीज़ हैं, सही है। व्हाट एन इनटेक सिस्टम डज इज़ कि वो जो क्या नाम है हमारा जो एयर फ्लो है इंजन को ब्रीथ करने के लिए एयर का जो फ्लो है वो बेहतर बना देता है, ठीक है। अच्छा, जब इंजन को अच्छा एयर मिलता है तो उसका थ्रोटल रिस्पॉन्स भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसकी क्या कॉस्ट होगी अगर ये कोई बाय करना चाहे, ओरिजिनल इंपोर्ट करना चाहे अपनी गाड़ियों के लिए? अप्रॉक्सीमेटली $100 to $250 के बीच में पड़ता है एक K&N का इनटेक सिस्टम विद पाइप एंड फिल्टर, जिसमें कंप्लीट जो फिल्टर सिस्टम होता है वो।
तो ये जो इंजन इसका अपना ओरिजिनल है, ये कितना ड्रिवन हो चुका है इस वक्त? ये ये जो है ये बहुत स्पोर्ट्स कार्स होती हैं, बहुत कम चलती हैं। तो फ्रॉम द टाइम ऑफ इम्पोर्ट अभी करंटली ये 68,500 किलोमीटर्स के करीब ये गाड़ी चली है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी और प्रॉब्ली पिछले ओनर्स भी वो एज अ वीकेंड कार सब लोग इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका माइलेज भी इतना कोई अच्छा होता नहीं है। इट गिव्स 5 to 6। आपने माइलेज की बात करी तो आप मुझे बताएं इसका क्या माइलेज है? इट गिव्स अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 किलोमीटर पर लीटर। बस कभी कभी अगर ज़्यादा भगाएंगे तो 3-4 पे भी आ जाता है। 3-4 पे भी आ जाता है। तो फिर इसके लिए आपने पेट्रोल पंप खरीदा नहीं खरीदा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत लिमिटेड चलाता हूँ मैं गाड़ी। और इसके मेंटेनेंस आप किसी पर्टिकुलर जगह से कराते हैं या मतलब हर नॉर्मल वर्कशॉप से आराम से हो जाती है? यार यूजुअली इसकी मेंटेनेंस मैं खुद करता हूँ, मेरे दोस्त की वर्कशॉप है। इन फ्यूचर एपिसोड्स वो भी अपनी गाड़ी लेके अगर आपके पास आए उसामा भाई, ये एज एन RX-7, तो उनके साथ मिलके करता हूँ। ऑयल चेंज होता है इसका बेसिकली। आई यूज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑयल विच इज़ लिक्वी मोली, सही है, या आप पर्पल पैच। तो उसका यूजेज क्या है? अब आपने मुझे नाम बताया तो मैं इसका भी पूछूंगा कि वो क्या चीज़ है। लिक्वी मोली बेसिकली जर्मन ब्रांड है, ठीक है। और मतलब अच्छी जितनी भी अच्छी गाड़ियां हैं, मैं तो अपनी सब गाड़ियों पे लिक्वी मोली ही यूज़ करता हूँ, सही है। जर्मन ऑयल होता है और मतलब सेटिस्फेक्शन रहती है कि यार वी आर यूजिंग नाइस ऑयल, इट वोंट हार्म द इंजन। अच्छा रेहान भाई, एक चीज़ और कि निसान ने 350Z अब डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया है? इसका न्यू वर्जन या न्यू मॉडल क्यों नहीं लॉन्च करे? 2009-2010 में इसका नया मॉडल आ गया था विच इज़ करंटली अवेलेबल इन द मार्केट। लेकिन ऑब्वियसली हमारी जब ये इंपोर्ट हुई थी उस टाइम ड्यूटी जो थी गवर्नमेंट की वो कम थी, अब बढ़ गई है, तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई है, सही है। और न्यू निसान 370Z अब जो आती है वो 370Z आती है, मतलब बेसिकली वो 3700 सीसी होती है। यस, वो 3700 सीसी होती है, सही है। और वो जो है वो भी अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही 280 to 300 हॉर्स पावर होती है, ठीक है। और उसमें भी सॉफ्ट टॉप, हार्ड टॉप और क्या नाम है, हर तरीके के वेरिएंट्स अवेलेबल है, मैनुअल, ऑटो सब अवेलेबल है। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि वो गाड़ी अभी तक 0 मीटर मिलती है नहीं मिलती? अभी तक 370Z 0 मीटर मिलती है। और वो अगर वो इंपोर्ट करने जाएं, आप मुझे 30 लाख बोल रहे थे, वो इंपोर्ट करने जाएं तो वो मोर देन 10 मिलियन, मोर देन 1 करोड़ यहाँ पहुँच के पड़ जाएगी। व्यूअर्स, अभी हम चलते एक ब्रेक पे, फिर हाजिर होते हैं इस गाड़ी के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम रेहान भाई के साथ गाड़ी की राइड एंजॉय कर रहे हैं। तो रेहान भाई, सबसे पहला मज़ा और सबसे पहला इस गाड़ी का जो ड्राइविंग प्लेजर है वो है एक ओपन एनवायरनमेंट, कि आप खुले फिजा में गाड़ी का ड्राइव एंजॉय कर रहे होते हैं। और ये फील आपको कैसा लगता है? यार मुझे बचपन से, मतलब जब मैं बड़ा हो रहा था, मुझे हमेशा से बहुत शौक था कि मेरे पास कन्वर्टेबल गाड़ी हो, सही है, इसकी रूफ खुलती हो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह करम में आज है। तो एक ये ड्राइविंग प्लेजर ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, सही है। इसको मतलब जो बंदा एक बार एक्सपीरियंस कर ले वो मतलब वो दे विल फॉल इन लव विद कन्वर्टेबल कार्स। ये स्पेशली अभी राइट नाउ जैसे टाइम हो रहा है, मगरिब के करीब का टाइम है, सूरज गरूब हो रहा है, हल्की ठंडी हवा चल रही है, और इस पे स्लो गाड़ी चलाने का जो मज़ा आता है वो इट्स अ टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो रेहान भाई, जैसा कि आप ड्राइविंग एंजॉय कर रहे हैं, मेरा भी दिल चाह रहा है काफ़ी कि मैं इस गाड़ी की ड्राइविंग एंजॉय करूँ। लेकिन रेहान भाई, सबसे पहली बात कि ये जो मल्टीमीडिया स्टीयरिंग होता है, इसका यूजेज क्या होता है और ये कितना फ़ायदेमंद होता है एक ड्राइवर के लिए कि वो एक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग का उसके पास अवेलेबिलिटी होती है? जो मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील होता है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है। आपको क्या नाम है, साउंड नीचे ऊपर करना हो, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरी गाड़ी होती हैं इसमें नहीं है, लेकिन बाकी गाड़ी में, जैसे मेरे पास एक होंडा वेज़ल है, उसमें क्रूज़ कंट्रोल है, सही है। स्टीयरिंग के ज़रिए मैं क्रूज़ कंट्रोल लगा सकता हूँ, ठीक है। मतलब मुझे कहीं पे भी अपना हाथ भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से मोबाइल कनेक्ट हो जाता है सिस्टम के साथ, सही है, तो हमें क्या नाम है सेलफोन उठाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे बटन है हमारे पास जिसके ज़रिए हम लोग कॉल उठा सकते हैं और हम लोग क्या नाम है बात कर सकते हैं। इट्स अ वेरी यूज़फुल थिंग। अच्छा रेहान भाई, जहाँ बात आती है स्पीड की, वहाँ बात आती है सेफ्टी की। और सेफ्टी को तो मैं अपने लिए बहुत सबसे आला दर्जा देता हूँ सेफ्टी को, क्योंकि जहाँ हम लोग शौक करते हैं भगाने का गाड़ी को,
स्लाइडिंग करने का, ड्रिफ्टिंग करने का, तो वहाँ हमें एक सेफ्टी को भी एक कंसिडर करना चाहिए। तो आप उसको किस तरीके से लेते हैं? यार सेफ्टी सबसे पहले है, ठीक है, और अपने साथ साथ दूसरों की सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ अपनी सेफ्टी नहीं देखनी, दूसरों की भी सेफ्टी देखनी है, सही है। दिस इज़ द पर्टिकुलर रीज़न वाई आई एम्फसाइज कि क्या नाम है, स्ट्रीट रेसिंग को अवॉइड करें, ठीक है, कि अपने साथ साथ दूसरों की जान की भी केयर करें, ठीक है। और स्पेशली जो हमारी यंगर जनरेशन है, आपके शो के ज़रिए मैं उन्हें मैसेज देना चाहूँगा, गाड़ी भगाने से पहले एक बार सोच लिया करो कि तुम्हारे माँ बाप घर पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अगर इतना भरोसा करके तुम्हारे हाथ में इतनी महंगी मशीन लेके दी है, इट्स अ कार और अ बाइक, डजंट मैटर, राइड सेफली, ड्राइव सेफली। तो रियान भाई, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। रियान भाई, तो निसान ने इस 350Z में सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की हैं? इसमें मल्टीपल एयर बैग्स आते हैं, सही है, ड्राइवर एयर बैग, पैसेंजर एयर बैग, ठीक है। उसके अलावा सीट बेल्ट है, सही है। उसके अलावा ब्रेकिंग कितनी एफिशिएंट है? इसके अंदर ABS ब्रेकिंग आती है, ठीक है, विच इज़ वेरी एफिशिएंट, सही है। उसके अलावा क्या नाम है, इसका जो सस्पेंशन है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रट बार आता है आगे, सही है, जो गाड़ी को स्टेबिलिटी देता है हाई स्पीड पे, ठीक है, विच आई मिस्ड आउट प्रीवियसली व्हेन यू आस्क्ड मी, सही है। स्ट्रट बार होता है आगे, सही है, जो दोनों आगे के सस्पेंशन से कनेक्टेड होता है, ठीक है, वो हमें स्टेबिलिटी देता है हाई स्पीड्स पे, वो भी एक सेफ्टी प्रिकॉशन या सेफ्टी की चीज़। एक फीचर आता है गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल जी, तो वो इस कार में कितना एफिशिएंट है या है भी या नहीं भी है? इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत एफिशिएंट है, ठीक है। जो भी इसमें मैं ड्रिफ्टिंग करता हूँ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके करता हूँ। ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ तो मतलब इस पर ड्रिफ्ट करना इम्पॉसिबल है, इतनी ज़्यादा ग्रिपी हो जाती है गाड़ी, इतनी ज़्यादा रोड ग्रिप देती है गाड़ी। तो रियान भाई, हमारे व्यूवर जानना चाहते हैं कि इसके इंटीरियर में क्या खासियत है? ये 3 गॉजेस किस चीज़ के हैं और ये इसका जो क्लाइमेट कंट्रोल AC है, ये बताएं। मैं आपको सब बताता हूँ। सबसे पहले इट्स एन ऑटो ट्रिप्टॉनिक, ठीक है। ट्रिप्टॉनिक में हम लोग बेसिकली जो है मैनुअल मोड में भी शिफ्ट कर सकते हैं, हमारे पास क्लच नहीं है, लेकिन हमें मैनुअली आपका सिक्वेंशियली सीरीज वाइज गियर शिफ्ट करना होगा, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। इट इज़ इन लाइक मैनुअल कि हम लोग 1 से 3rd में डाल लें या 3rd से 5th में डाल लें, इसमें हम सीरीज़ में जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो गेजेस है, इसमें ये जो है ये वोल्ट गेज है, ठीक है। द मिडिल वन इट्स ऑयल प्रेशर गेज, और ये जो है ये हम लोग अपने हिसाब से हम लोग इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर देख सकते हैं, हम डिजिटल स्पीडोमीटर देख सकते हैं इसमें, ठीक है। और क्या नाम है, इसमें कितना हमें पर लीटर गाड़ी माइलेज दे रही है वो देख सकते हैं, इसमें हम लोग ये डिफरेंट फीचर्स देख सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर, इस गाड़ी के अंदर क्या नाम है, हमारे पास क्लाइमेट कंट्रोल AC आता है, ठीक है। हीटेड सीट्स आती हैं इसके अंदर, ठीक है, विच इज़ फॉर व्हाट शुड आई से, कोल्डर एनवायरनमेंट या कोल्डर वेदर, इसके लिए हीटेड सीट्स आती हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे पावर और स्नो मोड भी होता है इसके अंदर। पावर मोड जो है इसमें थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, सस्पेंशन हल्का सा स्टिफर हो जाता है, ठीक है। और जो स्नो मोड है वो स्नो में गाड़ी चलाने के लिए, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, दिस इज फुल ऑप्शन कार, तो इसमें स्नो मोड होता है अगर हमें स्नो में कभी गाड़ी चलाना चाहें तो। अच्छा रियान भाई, एक चीज़ और, इतनी खूबसूरत स्पोर्ट्स कार हो और इतनी अच्छी उसकी लुक हो, तो एक बंदा मिस करता है साउंड, तो इसमें साउंड की कमी तो नहीं है कहीं? इसमें मैंने स्पेशल जेपटेक का एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया हुआ है, विच इज़ जापानीज ब्रांड, और इसका साउंड इज़ वेरी नाइस, वेरी डिफरेंट। लोअर RPMs पे इट इज़न्ट लाइक अ फार्ट कैनन, सॉरी टू माय अदर ब्रदर्स, आपका लो RPMs पे लो साउंड है, हाई RPMs पे जब साउंड सुनना होता है, जिन RPMs पे आना चाहिए उन्हीं RPMs पे इसका साउंड आता है। तो हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि आपको इसको सेल आउट करने का मूड है या इसको अपने पास लाइफ टाइम रखने का मूड है? या इट डिपेंड्स अपॉन कि क्या नाम है, अगर मुझे कोई अच्छी ऑफर मिलती है तो मैं गाड़ी बेच देता हूँ, मैं नेक्स्ट गाड़ी पे मूव हो जाता हूँ, सही है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन एन ऑफर व्हाट आई गेट। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आज के लिए मुझे और रियान भाई को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।